So hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन की क्लास, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी का हम आज इस सेशन में जवाब देंगे। इसके पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपका अभिवादन। तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या था हमारे लिए जो पूछा जा रहा है, कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि मैम कैसे ज्वाइन करें आपकी क्लास। तो देखिए ऐसा है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया के हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कैसे कर लेंगे, आप टेलीग्राम पर जाइए, सेल्फ लर्निंग पर के बटन पर जाइए, उसको प्रेस कीजिए, वहां से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जब मैं वीडियोस डालती हूँ तो उसका लिंक वहां पर डाल देती हूँ, तो उस लिंक को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे सीधे सेल्फ लर्निंग के पेज पर और आप ज्वाइन हो जाएंगे। पहला तरीका। और अगर आपने सेल्फ लर्निंग ज्वाइन कर रखा है, मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, तो सबसे पहले जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी हमारी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो नोटिफिकेशन कहाँ से पहुंचता है, नोटिफिकेशन का जो बेल होता है जिसको घंटी बनी रहती है, वहां पर आपको एक रेड कलर का डॉट दिखेगा और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ लर्निंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप उसको देख लीजिए और क्लास से ज्वाइन हो जाइए। दूसरा तरीका कि अब कैसे पता चलेगा, कितने बजे कैसे घंटी बजेगी या फिर किस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, हमारी क्लास का टाइमिंग है 8 बजे हमारी जनरल पेपर की क्लास होगी, 9 बजे हमारे एजुकेशन की क्लास होगी। तो आपको बस क्या करना है, 9 बजे जाना है, और यदि आप एजुकेशन की क्लास देख रहे हैं तो 9 बजे जाना है, सेल्फ लर्निंग को खोलना है और देखना है। तो क्लास वहां चल रही होगी, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, उसको देखने लगिए। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आप टेलीग्राम में जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। और नहीं तो ये है कि आपको 8 बजे देखना है, फिर 9 बजे देखना है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। सो सिंपल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सभी को पता है आजकल जब से कोरोना आया है तब से तो सभी लोग कंप्यूटर कहना चाहिए क्या, फ्रेंडली हो चुके हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली हो चुके हैं। इतनी रील्स बनती है इंस्टाग्राम पे, इतने सारे सब कुछ बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं आप, है ना। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, बस ये सारे हैंडल्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इनमें से आप सभी को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को कर लीजिए, इंस्टा को कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी देख लीजिए, सभी को आप देख लीजिए। सब का नाम सेल्फ लर्निंग ही है, कहीं पे कोई और दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी, सिलेबस की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो क्या होती, पढ़ना तो है हमें, लेकिन हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में हमको समझना होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहला जो हमारा यूनिट है, वो पहली यूनिट जो है वो हमारी क्या है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए पहली यूनिट जो है हमारी वो क्या है। आप सभी के पास सिलेबस आपने ले लिया है, सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, और साथ ही साथ में आपने इसका प्रिंट भी निकाल लिया है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ, है ना। तो सिलेबस में सबसे पहली यूनिट जो है वो हमारी क्या है, एजुकेशनल स्टडीज। ठीक है, पहली यूनिट जो है हमारी वो क्या है, एजुकेशनल स्टडीज। अच्छा, सिलेबस को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी, जिस लिंक पर मैंने सिलेबस को डाल रखा है, आप उसको देख लीजिए। तो वहां से आपको पूरा सिलेबस आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो पहली बात, एजुकेशनल स्टडीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है, मतलब भारतीय दर्शन है, उसको पढ़ना है। तो भारतीय दर्शन में कौन कौन से दर्शन है, भारतीय दर्शन में आता है आपका सबसे पहला, सबसे पुराना
सांख्य दर्शन, फिर आता है आपका योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बुद्धिज्म पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है। इसके बाद में जो इनसे जुड़े हुए और भी दर्शन हैं जैसे इस्लामिक दर्शन है, इसको भी पढ़ना है। इनकी अब इन दर्शनों को पढ़ने के साथ साथ में इसकी क्या पढ़ने हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ने हैं, मतलब उनके जो एजुकेशन सिस्टम थे वो कैसे थे, इसको हमको पढ़ना है इस यूनिट में सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न स्कूल का मतलब क्या हो जाता है, पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में आपको पढ़ना है क्या, आइडियलिज्म पढ़ना है, रियलिज्म पढ़ना है, नेचुरलिज्म पढ़ना है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है, मार्क्सिज्म पढ़ना है और उसके बाद में एक्जिस्टेंशलिज्म पढ़ना है, मतलब आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद। क्लियर। तो ये सब पढ़ना है, साथ ही साथ में इसके एजुकेशन में क्या रोल है इसको भी आपको देखना है। इसके बाद में थर्ड है अप्रोचेस ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन, सोसाइटी का क्या रोल है एजुकेशन में। इसके बाद इसके बारे में पढ़ना है, फैमिली, सोसाइटी, कितनी स्कीम्स होती हैं, कितनी एजेंसीज होती हैं, इनका क्या रोल है एजुकेशन में, इसको पढ़ना है। इसके बाद में लास्ट में आता है इस यूनिट में सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, समाजीकरण क्या होता है और समाजीकरण और शिक्षा में क्या संबंध है, क्या किस तरीके से समाजीकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ में हमको पढ़ना है स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, जय कृष्णमूर्ति, इन सभी के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ में इनका क्या रोल है एजुकेशन में, इसको पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है एजुकेशनल स्टडी, उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर हो गया, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, सेकेंड यूनिट जो है हमारी उस पर हम चले जाते हैं। सेकेंड यूनिट क्या है, तो सेकेंड यूनिट है आपकी हिस्ट्री, इसके बाद में पॉलिटिक्स और एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इन सारी चीजें को एजुकेशन से रिलेट करना है, मतलब हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक्स को एजुकेशन से रिलेट करना है। तो इसमें क्या आ जाती हैं, कमेटीज एंड कमीशंस आ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ जाता है, कोठारी एजुकेशन आ जाता है, नेशनल पॉलिसीज आ जाती हैं, अलग अलग तरीके की नेशनल पॉलिसीज हो चुकी हैं। इसके बाद में नेशनल कमीशंस आ जाते हैं, टीचर्स एजुकेशन की, आपकी जो अभी नवीन शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाता है, जिसको एनसीएफ कहा जाता है, वो हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशन ने अभी तक, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हमको जो बीएड में हमारा पेपर होता है वही आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि एजुकेशन ने पहले से लेकर अब तक कैसा काम किया है, ठीक है, कैसे कैसे उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ, ये नहीं कि आपको अकबर ने क्या किया इसको पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि अकबर के जमाने से एजुकेशन जो है वो आज तक किस तरीके से बदला है ना। आगे पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, राजनीति का एजुकेशन से क्या संबंध है। देखिए हमारे देश में, चाहे किसी भी देश की बात की जाए, एजुकेशन जो है वो राजनीति से बहुत हद तक संबंधित होता है। कभी कभी ये नेगेटिवली इफेक्ट होता है, कभी कभी पॉजिटिवली होता है। तो बहुत जरूरी है कि जो राजनीति हो वो शुद्ध हो एजुकेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से दोनों का आपस में संबंध है एजुकेशन की
और राजनीति की कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी बन चुकी हैं जो कि एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर एजुकेशन। जो इकोनॉमिक्स है, मतलब इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र जो है वो एजुकेशन से किस प्रकार से संबंधित है और क्या रोल अदा करता है एजुकेशन को इम्प्रूव करने में अर्थशास्त्र। ये सब कुछ आपको इस यूनिट के अंदर में पढ़ना है। फिर पढ़ लेना है आपको, ये चीजें पढ़ लिया इंडिविजुअली, आपने हिस्ट्री का पोर्शन देख लिया, पॉलिटिक्स का देख लिया, इकोनॉमिक्स का देख लिया। अब तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। देखिए, कोई भी चीज जो होती है वो अकेली इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं करती है। जैसे मान लेते हैं आपके घर में कोई घटना घट जाती है, सपोज करें आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई एक फैमिली मेंबर है जो बीमार हो जाता है, तो क्या उसका असर आपकी सारे फैमिली मेंबर्स पे नहीं पड़ता? पड़ता है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो एजुकेशन से किस तरीके से संबंधित है और क्या रोल अदा करते हैं एक दूसरे की बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में, वो आप पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इस पर काम करती हैं, जैसे कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, क्रिटिकल अप्रोचेस की थ्योरी है, कंजर्वेशन की थ्योरी है, कंजर्वेटिव जो आपकी पॉलिटिक्स होती है उसकी थ्योरी है, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कैसे एजुकेशन के द्वारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो सकता है। ये सब चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिट है, फायदेमंद यूनिट है, क्योंकि इसके से हमें फायदे बहुत होंगे। तीसरा आ जाता है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। अब लर्नर और लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लर्नर का अर्थ होता है शिक्षार्थी जो सीख रहा है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और दोनों में कैसी प्रोसेस है। तो देखिए, जब हम बीएड के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि बीएड आपने किया होगा, फिर आपने एमएड किया होगा या एम एजुकेशन किया होगा, तभी आप एजुकेशन से नेट दे रहे हैं। तो अगर हम ये स्टूडेंट्स होते हैं तो सबसे पहला काम ही हमें सिखाया जाता है कि कैसे सीखना है, सीखने की प्रोसेस क्या है, कैसे हम सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको यही चीजें पढ़नी है। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? प्रगति करना। ठीक है, ग्रोथ वृद्धि कहलाती, डेवलपमेंट क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब दोनों में क्या अंतर है ये हम इसमें समझेंगे। वैसे मैं बता दूं कि ग्रोथ क्या होती है। देखिए, ग्रोथ क्या होगी, ऐसी होगी, आप की ग्रोथ हो रही है ना, आप पहले 1 फुट के थे, आज आप 5 फुट के हो, तो ग्रोथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना, नेगेटिव ग्रोथ नहीं हो सकती कभी। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? आपका विकास जो होता है वो सर्कुलर होता है, बढ़ता ही जाता है, और लेकिन नेगेटिवली भी आ सकता है। तो डेवलपमेंट जो है और ग्रोथ में क्या अंतर है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसकी सारी जो थ्योरीज हैं उसको वो हम यहाँ पर समझेंगे। अलग अलग जो हैं बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, जिनके स्कॉलर्स हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि फ्राइड की थ्योरी पढ़नी है, कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़नी है, गॉर्डन अल्पोर्ट की थ्योरी पढ़नी है, मार्क्स वर्दिमर की थ्योरी पढ़नी है, कोफ्का की थ्योरी पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन भी हमको यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट, इसी यूनिट में नेक्स्ट क्या है? अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी जो आएगी लर्निंग की थ्योरी में, लर्निंग वाली यूनिट में ही आएगी इंटेलिजेंस की थ्योरी। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि का कितना प्रकार है, कितने प्रकार से बुद्धि को आगे बढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, बुद्धि का क्या रोल है, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो आपकी बुद्धि को मापने के लिए काम आती हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो बुद्धि के मापन में काम आते हैं, कौन सा टेस्ट आईक्यू के लिए होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। साथ ही साथ में स्टेनबर्ग, गार्डनर,
इनकी थ्योरीज पढ़नी है आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निटिज्म, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो इंटेलिजेंस की थ्योरी, साथ ही साथ में इनके जो स्पेसिफिक स्कॉलर्स के नाम लिए गए हैं उनकी थ्योरीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया बुद्धि लब्धि, इसी में आता है, बुद्धि लब्धि को भी पढ़ना है। फिर आता है आपका थर्ड, इसी में टॉपिक है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें आपको बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, साथ ही साथ में बिहेवियरिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद, इसकी थ्योरी है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। बिहेवियरिज्म का क्या अर्थ है, क्या दोनों में संबंध है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में इसी यूनिट में है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि आपका गाइडेंस का मतलब क्या होता है, किसी को गाइड करना, मतलब निर्देशन करना, और काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श करना। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसके बाद में क्या इसके फायदे हैं, ठीक है, वो हमको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो फोर्थ यूनिट है हमारी, वो क्या है, टीचर एजुकेशन, जिसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षक कैसे बनते हैं, इसमें ये पढ़ा जाता है। शिक्षक, टीचर एजुकेशन, अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे हिंदी वाला करेक्ट करिएगा। टीचर एजुकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, पढ़ना क्या है इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ कि टीचर कैसे बनते हैं, मतलब एक टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं, टीचर को कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए टीचर बनने के लिए, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसके बाद में रूल्स ऑफ एनसीईआरटी, एनसीटीई, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी लेवल, इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट एंड प्री सर्विस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, मतलब टीचर एजुकेशन से संबंधित सारी चीजें पढ़नी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है, ठीक है, तो आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है, पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप सेकेंडरी जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 10th और 12th वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका पीजी भी होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आप सेंट्रल लेवल पर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे आप टीचर बन सकते हैं, टीचर की क्या क्वालिटीज होती है, ये सब कुछ आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात बता दी, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके बाद में कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके बाद में नेशनल लेवल के जो एजेंसीज हैं जैसे कि SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE, UGC, इन सभी के बारे में आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो देखते जाओ भाई कितना बड़ा सिलेबस है जो आपको यहाँ पर कवर करना है। कॉन्सेप्ट एंड ऑफ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचर एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, आईसीटी का क्या रोल है, क्वालिटी इन्हेंसमेंट का क्या रोल है, प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, टीचर एजुकेशन में इनोवेशन कैसे हो सकता है, टीचर एजुकेशन को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, ये सब आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं 5th यूनिट में कि 5th यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। तो 5th यूनिट है हमारी करिकुलम स्टडी। करिकुलम स्टडीज, करिकुलम स्टडीज, करिकुलम का अर्थ क्या होता है, पाठ्यचर्या। ठीक है, सिलेबस का अर्थ होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। तो करिकुलम किस प्रकार से बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। सबसे पहले तो करिकुलम होता क्या है इसको समझना है। करिकुलम में, सिलेबस में
और उसके साथ साथ में जो आपका विषय वस्तु होता है उसमें इन सब में क्या अंतर है, क्या संबंध है और क्या इसका रोल है एजुकेशन को बढ़ाने में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। यूजीसी का रोल क्या होता है इसमें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या रोल होता है करिकुलम के निर्माण में, करिकुलम बनाता कौन है, ठीक है, क्या कॉलेज और स्कूल्स अपना करिकुलम खुद बनाते हैं या फिर इनको कोई स्कूल करिकुलम जो है प्रोवाइड करता है। इसमें जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उनका क्या रोल होता है करिकुलम के निर्माण में, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, करिकुलम डिजाइन के क्या क्या मॉडल्स होते हैं, किन किन स्टेप में रहकर हमें करिकुलम बनाना पड़ता है। देखिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कल के आप टीचर बनेंगे तो आपको करिकुलम भी बनाना होगा, आपको अपनी क्लास का पूरा मैनेजमेंट भी करना होगा, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आता है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इसके बाद में आपने आता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया, मटेरियल कौन कौन सा होता है, टीचर जो करिकुलम का निर्माण होता है, करिकुलम निर्माण में जो थ्योरीज हैं जिन पर हमने काम किया है, बहुत अलग अलग जो थ्योरीज हुई हैं जिन्होंने एक आइडिया दिया है करिकुलम को बनाने का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, अब बाई चांस मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीएड किया है, एमएड किया है, एम एजुकेशन किया है, जो कुछ भी आपने किया है, तो आपने इस चीज से जरूर समझा होगा कि आप जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है ना कई बारी कि आप गए सेकंड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में गए तो आपने सोचा कि चलो मेरी बड़ी सिस्टर थी जो अभी 1 साल करके आई है, उसकी बुक्स जो है वो हमारे काम में आ जाएंगी। नहीं, पता चलता है कि करिकुलम जो है वो बदल गया, सिलेबस जो है वो बदल गया, तो आपके वो बुक्स जो है वो काम में नहीं आती। तो सिलेबस कैसे बदला जाता है, करिकुलम को कैसे बदला जाता है, करिकुलम में और सिलेबस में क्या अंतर होता है, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, दोनों को कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम यूनिट नंबर 6 पर। इसमें हमको पढ़ना है रिसर्च इन एजुकेशन। अब ये रिसर्च क्या है, देखिए, शिक्षा अनुसंधान और शिक्षा में अनुसंधान, क्या फर्क है दोनों में। देखिए, दोनों में फर्क ये है कि शिक्षा अनुसंधान क्या होता है कि आप शिक्षा के द्वारा किसी अनुसंधान को लेके आ रहे हैं, है ना, और अनुसंधान किस तरीके से किया जाता है, रिसर्च कैसे की जा रही है, उसको आप सीख रहे हैं, उसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और शिक्षा में अनुसंधान या फिर अनुसंधान में शिक्षा, इसमें आ जाता है कि शिक्षा के अंदर ऐसे कौन कौन से रिसर्चेस की जा सकती हैं जिससे शिक्षा को आगे उन्नत बनाया जा सके, बढ़ाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो अब दोनों ही वाइसा वर्सा चलते हैं, एजुकेशन और रिसर्च, रिसर्च और एजुकेशन, ठीक है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मतलब शिक्षा अनुसंधान का क्या अर्थ है, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसके बाद में कौन कौन सी जो पॉलिसीज हैं, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लोरेटरी हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, ये कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स होते हैं, इसको आपको यहाँ पर देखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होती है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, ये आपको यहाँ पर पढ़नी है, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़नी है, कितने प्रकार की रिसर्चेस होती हैं। इसके बाद में आता है वेरिएबल्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट of variables, types of variables, independence, dependence variables,
एक्सटेंशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है चर और हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। कितने प्रकार की परिकल्पना होती, कहते किसको है परिकल्पना, क्या मतलब है इसका, क्या सेंस निकलता है परिकल्पना से, ये सब चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। इसके बाद में डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल रिसर्चेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फॉर्मुलेशन पढ़ना है, टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़ना है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन आपको पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस है। आई स्वेयर, ये ना देखिए पूरा एमएड का जो सिलेबस है ना वो रख दिया है इसमें। आपको इस 2 महीने के अंदर में ना ये सारी चीजें पढ़नी है। तो भाई कमर कस लीजिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती हैं, उनके टाइप, उनको टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं, पर हम फिक्र नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि ये पूरा सिलेबस हम कवर कर लें, है ना। और कवर करने के सिर्फ ना सिर्फ कवर कर लें बल्कि हम ये भी जान लें कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ताकि भाई उनकी तो क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दे कि हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व ही कर ले, इस तरीके से हम इनको समझ लें। अब तो क्या हो गया, हमने रिसर्च के बारे में देख लिया कि कौन कौन से रिसर्च किस टाइप है जो हमको पढ़ने हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई, क्वालिटेटिव रिसर्च की डिजाइन कौन कौन सी होती है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, एक होता है विवरणात्मक और एक होता है क्वांटिटेटिव, जो आती है आपकी संख्यात्मक, है ना, गुणात्मक होती है, और एक होती है विवरणात्मक, ठीक है, जिसमें आपको एक में संख्या मतलब कि नंबर की सिस्टम में आपको जो रिजल्ट है वो मिलता है, और दूसरे में होता है उसकी क्वालिटी यानी गुणों के आधार पर रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। मेजरमेंट के स्केल्स पढ़ने हैं, कौन कौन से स्केल्स होते हैं जिनको हमको पढ़ना है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत मेरे साथ में करनी होगी, और आई होप, बल्कि मुझे विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, है ना। और क्योंकि देखिए ये ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। आपके द्वारा मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरीके से आप पूछते हैं, उससे मेरी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगी आपसे। तो 7th यूनिट पर पहुंच जाते हैं हम। रिसर्च वाली यूनिट हो गई। 7th यूनिट में हमको पढ़ना है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। ठीक है, चलिए, पेडागोजी का मतलब क्या होता है। शिक्षा शास्त्र ही कहते हैं पेडागोजी को। तो क्या अर्थ है, असेसमेंट का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, आकलन करना, किस तरीके से हम चीजों को आकलित करते हैं। तो पेडागोजी का मतलब क्या है, एनालिसिस उसका करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, स्टेजेस सीखना है, क्रिटिकल पेडागोजी, मीनिंग, नीड्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में किस तरीके से इसको इम्प्लीकेट किया जा सकता है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, जैसे मॉरिसन की थ्योरी है, उसका मॉडल कौन कौन सा है, इसके अलावा जो हंट की टेक्निकल टीचिंग मॉडल है वो कौन सा है, लेवल ऑफ टीचिंग्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जब बीएड किया होगा तो आपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स लिए होंगे। पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो आपके कोर कोर्सेस होते हैं, जो आपको 4 प्रश्न पत्र पढ़ने थे वो तो ठीक था। इसके अलावा जो क्या था कि आपको
आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उसको पढ़ना था कि हाउ टू टीच साइंस, हाउ टू टीच हिस्ट्री, हाउ टू टीच इकोनॉमिक्स, इस तरीके से पढ़ना है। तो उसमें आप क्या पढ़ते थे कि हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका क्या है, साइंस को पढ़ाने का तरीका क्या है, कौन कौन से टीचिंग मॉडल्स होते हैं इसको पढ़ाने में, उसको पढ़ाने में किस प्रकार से हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी लेसन प्लान को बनाएंगे, कैसे कैसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पेडागोजी के अंतर्गत समझनी पड़ती थी, वही सब कुछ हमको यहाँ पर भी देखना है। ठीक है, अब आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना, जिसको कहा जाता है इवेल्युएशन करना। तो आपको मैं बता दूं कि अभी मैं जर्नल पेपर की क्लास ले रही थी जिसमें मैंने सीबीसीएस सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें मैं वहां पर भी पढ़ा रही हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। उस क्लास को तो भी आपको ज्वाइन करना ही है क्योंकि जर्नल पेपर को तो आपको देना है। तो 8 बजे हमारी जर्नल पेपर की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे रोज आपकी जनरल पेपर की क्लास होगी 8 बजे। तो उसके अंतर्गत भी हमने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने पढ़ा है कि सीबीसीएस सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा इवेल्युएशन कितने प्रकार के होते हैं, समेटिव इवेल्युएशन होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है, कितने प्रकार की इवेल्युएशन होते हैं उसको पढ़ना है। तो वही चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, evaluation, assessment, relation between the objectives and outcomes, assessment for of cognitive, एंडरसन, और फिर क्रॉथ होल का जो है, इसके बाद में एच दवे का आपको पढ़ना है। साइकोमोटर डोमेन्स कौन कौन से होते हैं लर्निंग के, वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन। एंड्रोगोजी के अंतर्गत में आपको पढ़ना है क्या, गॉल वे की सिस्टम को पढ़ना है। इसके बाद में क्लासरूम के इवेंट्स को पढ़ना है, कंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन को पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन सिस्टम ये पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, एंड्रोगोजी के अंतर्गत। तो बहुत अच्छी यूनिट है और यूजफुल यूनिट है जो हमको पढ़नी है। चलिए हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8 क्या है, तो यूनिट नंबर 8 है हमारी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन या फिर फॉर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, मतलब शिक्षा में तकनीकी या शिक्षा के लिए तकनीकी, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या मतलब है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से महत्व रखती है, शिक्षा के अंदर टेक्नोलॉजी किस प्रकार से महत्व रखती है। देखिए तकनीक का मतलब क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये मेरी पढ़ाने की टेक्निक है। ठीक है, मैं आपको इस मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रही हूं, ये हमारी शिक्षा में शिक्षा के लिए तकनीकी है। समझ में आ गई बात, मेरे पढ़ाने की स्टाइल हमारी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हो गई, और मैं पढ़ाने के लिए किस माध्यम का उपयोग कर रही हूं वो आ जाएगा टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो यहां पर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है ईटी। डिसिप्लिन कौन कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन जिसको आईसीटी कहा जाता है। इसके बाद में अलग अलग थ्योरीज हैं जो पढ़नी है हमको, जैसे बिहेवियरिज्म की थ्योरी, कॉग्निटिज्म की थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। इसके बाद में स्किनर की, पियाजे की, ऑसबेल की, ब्रूनर की, वाइगोत्स्की की थ्योरी टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी। रिलेशनशिप बिटवीन द लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। इसके बाद में आता है सिस्टम अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन,
कौन कौन से डिजाइन है, जिसके अंतर्गत CBT, CML, CAI, CAL, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस प्रिपेयरिंग, ODLM, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। देखिए, हम लोग जो जनरली अपनी जो पारंपरिक एजुकेशन में उपयोग करते थे टेक्नोलॉजी, वो क्या करते थे कि एक ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आपको आइडियाज से पढ़ाना है तो OHP का प्रयोग किया जाता था, ओवरहेड प्रोजेक्टर का। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े हम, तो हम उसको पढ़ने लगे LCD का जो प्रोजेक्टर होता है उसके माध्यम से। और उसके बाद और भी ज़्यादा जब कोरोना आया तो कोरोना के लिए हमने नई टेक्निक को इजाद किया, जिसमें हमने टीम टीचिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाई करना स्टार्ट करी। तो ये सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है टेक्नोलॉजी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि यही चीज तो है जो आपको समझना है टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कि टीचिंग में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो बहुत टफ नहीं है समझना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसका उपयोग अपनी डेली टू डेली जो लाइफ है ना उसमें कर रहे हैं अपने एजुकेशन को करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो नया ट्रेंड है ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इमर्जिंग जो ट्रेंड है सोशल लर्निंग का। अब देखिए, यहाँ पर सोशल लर्निंग की जो बात मैं कहूँ कि अभी मैं लर्निंग कर रही हूँ और मुझसे ना जाने चेन्नई से कोई जुड़ा होगा, असम से कोई जुड़ा होगा, कहीं और कहीं से कोई जुड़ा होगा, तो ये सारे लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। तो पहले आज से करीबन नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाए, 15 साल पहले भी ये संभव नहीं था, है ना, और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये सब इनोवेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है। तो वो कौन कौन सी माध्यम हैं जिनके माध्यम से एजुकेशन को इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में क्या ICT का रोल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब मेरा बोलना आप तक सुनाई पड़ रहा है, हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, नॉट 1 वे। तो कौन कौन से माध्यम हैं जिसके माध्यम से ये एजुकेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम 9th यूनिट पर। 9th यूनिट में हमको पढ़ना है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, हाँ, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। अब देखिए, एजुकेशनल का मतलब क्या होगा, शिक्षा, मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, उसमें किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं या फिर उसको व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रूल करना, किस तरीके से रूलिंग की जाती है, शासन कैसे किया जाता है, और लीडरशिप, किस तरीके से लीडरशिप की जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे सपोज कर लेते हैं, हम किसी एक स्कूल की बात कर लेते हैं, कोई एक स्कूल है, शिक्षण संस्थान है या कोई स्कूल है। स्कूल में एजुकेशनल मैनेजमेंट कैसे होता है भाई, शिक्षा आप वो क्लास 1 से लेके 5 तक स्कूल है या 1 से लेके 10 तक स्कूल है, तो उसकी व्यवस्था को आपको प्रॉपर चलाना है, सारी क्लासेस चलें, बच्चों के लिए सारी जो सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड हो, और उनको क्या क्या चाहिए है वो प्रोवाइड हो। उसके बाद में शिक्षा जो हो वो भी एक स्तर से बहुत अच्छी शिक्षा हो। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, वहाँ पर एक प्रिंसिपल होगा जो कि रूल करेगा, सारी टीचर्स
क्लास जो है वो सही समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको क्या सिलेबस देना है, किस तरीके से उनको लीड करना है, उनको क्या एग्जाम कैसे लेना है इसके बारे में बताना है, एग्जाम का टाइम टेबल क्या होगा ये बनवाना है। मतलब सबको समाहित करके एक साथ एक डायरेक्शन में चलाना, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। लीडरशिप में हो जाएगा कोई एक प्रोग्राम किया जा रहा है, उस प्रोग्राम में किस तरीके से आप उस प्रोग्राम की पूरी व्यवस्था करोगे, उसको लीड कैसे करोगे, तो वो वहां पर लीडरशिप हो जाएगी। तो ये सभी चीजें एजुकेशन के अंदर होती हैं और उसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में संबंध क्या है वो पढ़ना है, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस पढ़नी है आपको, इंस्टीट्यूशनल बॉन्डिंग पढ़नी है। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल बॉन्डिंग का अर्थ क्या हो जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें क्या बॉन्डिंग होती है, जैसे कि POSD एक इंस्टीट्यूशन है, CPM जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, PERT है मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, ये पढ़ना है। इसके बाद में लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी इन एजुकेशन ये पढ़ना है। इसके बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है TQM वो क्या होता है वो समझना है। इसके बाद में कुछ थ्योरीज हैं जैसे CK प्रहलाद की आपको थ्योरी पढ़नी है, एडवर्ड डेमिंग की थ्योरी पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना है। फिर आता है चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग एंड नीड्स एंड प्लान्ड चेंज इन 3 स्टेप मॉडल को पढ़ना है। यूटिलाइजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग मॉडल क्या होता है, जापानीज मॉडल ऑफ चेंज पढ़ना है। इसके बाद में जस्ट इन टाइम पढ़ना है, पोका योग पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ फेलियर, कॉस्ट एंड प्रिवेंटेबल कॉस्ट क्या पढ़ना है, कॉस्ट बेनिफिट पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होंगी, वो पढ़नी है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है नेक को पढ़ना है। नेक क्या होता है, नेक होता है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। देखिए आप आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुल चुके हैं, और प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनको ग्रेड दिए जाते हैं UGC के द्वारा। वो कैसे दिए जाते हैं, उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको जज करके ग्रेड्स दिए जाते हैं, और वो ग्रेड देते हैं नैक देती है। नैक एक संस्था है जो कि इंस्टीट्यूशन को ग्रेड पॉइंट देती है, और उसके ग्रेड के माध्यम से ही इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको जज किया जाता है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं तो आप देखते हैं कि उसको नैक के द्वारा क्या ग्रेड मिला हुआ है ना। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, कैसे कैसे इसकी व्यवस्था की जाती है, कैसे सुविधा दी जाती है, वो पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th यूनिट है जो हमारी, वो उस पर हम आ गए, और वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सर्वसमाहित शिक्षा, सर्व समग्र शिक्षा, मतलब सभी को समाहित करने वाली शिक्षा। अब वो क्या है उसको आपको समझना है। ठीक है, अब क्या है बताइए जरा। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ होता है कि अलग अलग टाइप के लोग जो हैं शिक्षा में समता के द्वारा एक साथ जुड़े और एक साथ एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में एजुकेशन करें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत सही होते हैं पढ़ने में, उनकी जो लर्निंग स्पीड है वो अच्छी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी डिसेबिलिटी हो, फिजिकल हो या कैसी भी हो। और तो क्या होता है, पहले होता था ऐसा कि उन स्टूडेंट्स को सभी के साथ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उनके लिए स्पेशल क्लासेस होती थी।
लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि सभी को एक साथ समग्र रूप से शिक्षा दी जाती है, सभी को समता के आधार पर शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा को क्या कहा जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाएगा। तो वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण से बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, यानी कि शिक्षा में उनको असहजता फील होती है। ऐसे कौन कौन सी होती हैं, ऐसी कहना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के अंतर्गत, तो वो आपको पढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ना है। इसके अलावा कौन कौन से अभियान जो गवर्नमेंट है जो चला रही है समग्रता को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन की इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी कर रहे हैं, है ना। यूएनओ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो रन किए जा रहे हैं। स्वयं प्रभा के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं जिसमें सभी बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकें, उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड डिसेबिलिटीज जो हैं, हैंडीकैप बच्चे किसे कहा जाता है, उनकी क्या क्या सॉल्यूशन हैं, किस तरीके से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इन सभी को आपको इसमें पढ़ना है। और उसके बाद में पढ़ना है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम। देखिए, क्लासरूम अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है तो कैसे बनाया जाएगा? वो ना सिर्फ नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके लिए ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, बल्कि ऐसे बच्चों को जो कि थोड़े बहुत किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज के शिकार हैं उनको लेकर भी कैसा एजुकेशन आपका जो क्लासरूम है बस बनना चाहिए, कैसी स्टेयर्स बननी चाहिए, किस तरीके से आपकी जो सुनने की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना वो सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दे और बाकी सारी चीजों पे उसका ध्यान ना जाए। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। कौन कौन से बैरियर्स हैं जो इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के रास्ते में आते हैं? बहुत सारे बैरियर्स हैं जो आते हैं, और अभी भी भारत में इतना प्रयास करने के बाद भी इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड में हम देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा स्तर नहीं हम प्राप्त कर पाए हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर हम पहुंच गए। हाँ, प्रयास जारी है, वो प्रयास कभी ना कभी तो सफल होंगे ही। तो ये पढ़ने हैं। तो रिसर्च कौन कौन सी की जानी चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए, इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी रिसर्चेस होनी चाहिए वो हमको यहाँ पर पढ़नी है। पीयर प्रोफेशनल टीचर्स का क्या रोल होगा? पीयर का अर्थ क्या होता है? जो सहपाठी होते हैं, वो जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, वो उनका क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने में? कौन कौन से टीचिंग एड्स हैं जो इसके लिए आवश्यक होते हैं? कौन कौन से अप्लायंसेस हैं जो इसके लिए आवश्यक होते हैं? कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए दी जानी चाहिए? तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। इंडिविजुअल एजुकेशन यदि इंक्लूसिवली दिया जा रहा है, किसी इंडिविजुअल बच्चे को दिया जा रहा है, तो उसमें उसको किस तरीके से हमको आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, ताकि बच्चे के अंदर ये भी ना हो कि वो ये चीज समझे कि मैं कुछ तरीके से भी स्पेशल चाइल्ड हूँ और इस वजह से मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बच्चे के अंदर नहीं तो वो उसके कारण से क्या आ जाती है, एक तरीके से हीन भावना आ जाती है। तो हमें बच्चे का वो भी ध्यान रखना है कि वो किसी तरीके की हीन भावना का शिकार ना हो। वो बच्चा हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करते हुए आगे बढ़े, ना सिर्फ इसका ध्यान रखे कि मैं किसी भी तरह से कमजोर हूं या कम हूं, है ना। तो ये सारी चीजें मिला के इंक्लूसिव एजुकेशन बनता है, तो वो आपको इधर पढ़नी है। तो भाई ये रहा आपका पूरे 10 यूनिट का लेखा जोखा जो मैंने आपको बताया कि इन 10 यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपको इन 10 यूनिट को आपको कंप्लीट करना है इन 2 महीनों में। बहुत ही मुश्किल टास्क है,
लेकिन जैसा कि हमने बताया कि टास्क अगर मुश्किल हो तो कोई बात नहीं है, हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि हम अपने दिमाग को एक स्पेशल और बहुत ही क्लियर गोल देंगे कि हमें क्या करना है। दिमाग का एक रूल होता है, अगर आपने उसको गोल दे दिया ना कि देखो भाई ऐसा करना है, इतने 2 महीनों में आपको ये करके दिखाना है, तो दिमाग उसमें लग जाता है। आपकी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दिमाग में सिर्फ वही चीजें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमें जो पढ़ना है, सारे यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया है, ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरी सिर्फ एक ही हेल्प कर दीजिए। आप इस चैनल को जितना ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो कर दीजिए, ताकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता रहे, जिसके कारण से मैं मोटिवेट रहूं आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो मैं भी डिप्रेस हो जाऊंगी। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा तो यही कहना चाहिए नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। तो अगर आपकी तरफ से मुझे सिर्फ इतना मोटिवेशन मिलता रहा कि आप मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरे चैनल को बाहर सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, तो मैं अपने आप में भी सेल्फ मोटिवेट होती रहूंगी और मेरा चैनल ग्रो करता रहेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। ताकि हम अभी जिस स्टेज पर हैं, जब हम आगे बढ़े तो हमारी स्टेज ग्रो हो जाए। डेवलपमेंट जो है वो ऐसे ग्रोथ के फॉर्म में ऊपर जाना चाहिए। तो बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। कल से हम पढ़ेंगे अपनी जो सेकेंड यूनिट है ना, जिसको हमने अभी बताया आपको। जो सेकेंड यूनिट है वो क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यही है ना। हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कल से। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी हुई तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हमारा ग्रुप का नंबर जो है, मैं नंबर आपको यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ। हमारा जो नंबर है 8109394696, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप एजुकेशन के ग्रुप में शामिल हो जाओगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी। कुछ आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन कॉल नहीं होगा, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्लास को करती हूँ यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं 9 बजे रात को। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़िए और इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो टेक केयर, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।